नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें विश्वास है कि ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों को जागरूक कर रहा होगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा होगा। आपकी जागरूकता आपको दिखाएगी विकास के रास्ते और किसानों का विकास हमें ये विश्वास दिलाता है कि उनके लिए किए जा रहे विकास के तमाम प्रयास सफल हो रहे हैं। अब शुरू करते हैं कृषि अपडेट कार्यक्रम का आज का एपिसोड। कश्मीर की डल लेक में कमल ककड़ी की खेती कर किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। मल्टी क्रॉप्स किसानों के लिए है लाभकारी। मुर्गा कलगे यानी कॉक्सकॉम की खेती किसानों के जीवन में बिखेर रही है खुशियों के रंग। कश्मीर की डल लेक में कैसे किसान कमल ककड़ी उगाते हैं और उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं, ये जानना दिलचस्प ही नहीं, एक खूबसूरत एहसास भी कराएगा। आइए इस एहसास को हम भी महसूस करते हैं। कश्मीर पूरी दुनिया में डल लेक के कारण भी जाना जाता है। देश विदेश से सैलानी यहाँ डल लेक देखने आते हैं और शिकारे पे बैठकर कश्मीर की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। डल लेक में आपको पूरा एक शहर नजर आएगा। बाजार और व्यंजनों का आनंद लेते सैलानी बताते हैं कि कश्मीर की डल लेक उनके लिए क्या मायने रखती है। डल लेक एक और मायने में महत्व रखती है और वो है यहाँ पैदा होने वाली कमल ककड़ी। ये यूनिक लेक है डल। इसमें मतलब आपकी कोई यहाँ मिस नहीं करोगे। मतलब चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो, तरखान हो, मैसन है, बाकी चीज़। यहाँ हम ज़्यादातर यहाँ पर ये तरखाने इसके किश्तियों के 80% लोग यहाँ ज़मींदारी से वाबस्ते हैं। नदरू जिसको हम इंग्लिश में लोटस स्टेम बोलते हैं, और इसकी काश्त यहाँ हमारे लेक्स जो है डल लेक और बाकी जो लेक्स है निगीन लेक, मानसबल लेक, जो हमारे सभी लेक्स हैं, इनमें इसको काश्त किया जाता है। हमारे फार्मर मानो किसान जो किसान भाई है ये इसकी एक कीचड़ में सोना निकालता है। कमल ककड़ी कमल की जड़ होती है जिसे खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कम लोग जानते होंगे कि इस झील में हर तरह की सब्जियां उगाई जाती हैं। मतलब ये झील खेती का भी आधार है। इन तमाम सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है कमल ककड़ी। पूरे कश्मीर में इसे नद्रू के नाम से जाना जाता है। यहाँ कई किसान हैं जो कमल ककड़ी की खेती करते हैं। कमल ककड़ी एक बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं। कमल ककड़ी में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है। नद्रू जो है इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है। इसमें विटामिन ए है जो आँखों के लिए और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत लाभदायक है, और इसमें विटामिन बी है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसमें विटामिन सी है जो मानव इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है, और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि इसमें एक बहुत बढ़िया एक चीज़ है, इसमें फाइबर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक है। कमल ककड़ी को उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही इसे उगाने में किसी भी तरह के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए सिर्फ साल भर पानी की जरूरत होती है जो डल लेक में भरपूर मात्रा में मिलता है। आइए जानते हैं इसे उगाने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। एक होता है इसमें पंबच, मतलब जिसका वो सीड रहता है पंबच। असली सीड वही होता है, वही जो बहुत लोगों के पास वो सूखे पंबच थे, उन्होंने फिर वो मिट्टी में मिला दिए, वो उनको फेंका नीचे, फिर उनको कुछ रेयर प्लेसेस में डाला, फिर ये उग गए अपने आप नहीं उगे। फिर इनमें थोड़ा हमें मेहनत लगी, तो 2.5-3 साल में हमने ये रिकवर वापस किया। डल लेक में एक समय कमल ककड़ी की बहुत अधिक पैदावार होती थी, लेकिन 2014 में आई बाढ़ ने यहाँ के किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया था। 2019 में दोबारा से कमल ककड़ी की पैदावार बढ़ने लगी, जिसमें गुलाम रसूल जैसे किसानों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में जो ये फ्लड आया, डिवास्टेटिंग फ्लड था, वो 3 साल तक यहाँ मतलब ये फसल नहीं बना। फिर हमने मुख्तलिफ जगहों में हम जाके हमने ये जमा किया और हमने ये बो दिया,
एक किसी ने मतलब 2 मलरे पे, किसी ने 4 मलरे पे, आहिस्ता आहिस्ता 2019 मार्च में से ये पिकअप हो। डल लेक से कमल ककड़ी निकालने के काम का हुनर हर किसी को नहीं आता। यहाँ कई किसान हैं जो इस हुनर में माहिर हैं। आइए उनसे मिलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। मैं नदरू निकालता हूँ। मैं इसमें माहिर हूँ। मेरा सारा परिवार इसी से चलता है। बच्चे सब पढ़ते हैं इसी से, और ये पूरे वर्ल्ड पे फेमस है। इसमें होता है, ये डंडी होती है और होता है ये एक हुक, ये देखिए, इसी से निकालते हैं हम। मेरा नाम अली मोहम्मद है। मैं अभी झील डल में हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जो हमारा खेत है नदरू, उसी में हूँ, क्योंकि ये जो नदरू है ये बहुत फेमस है यहाँ का, डल का। इससे हमारा रोज़गार चलता है, क्योंकि जो दूसरे खर्चे भी है वो इसी से आते हैं, जैसे शादी हो या कोई फंक्शन हो, इसी पे चलता है, क्योंकि एजुकेशन वगैरह जो भी है वो इसी पे डिपेंडेंट है। कश्मीर में कमल ककड़ी की पैदावार बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कृषि विभाग भी अनेक प्रयास कर रहा है। उन्हें अच्छी कीमत दिलवा रहा है, उनके लिए मार्केट तलाश कर रहा है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि सितंबर से मार्च तक कमल ककड़ी हार्वेस्ट की जाती है। ये जो नदरू है, इसको सितंबर से जो फार्मर्स है, ये फार्मर्स सितंबर से इसको हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं अप टू मार्च। 2014 में जो फ्लड्स आए थे उससे बहुत नुकसान हुआ। लगभग 3 साल के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वसातत से फिर दोबारा 3 साल के बाद रिवाइव हो गया। और सबसे ज़्यादा ये नदरू चाइना और जापान में उगाया जाता है। जो डल में, फ्लोटिंग गार्डन में बाकी जो सब्जियां हैं जो उगाई जाती है, उनमें से सबसे बढ़िया सब्जी है जो नदरू है। और मेन जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का रोल है, जो टाइम टू टाइम ये जो किसान भाई को गाइडेंस देते हैं इस रिगार्डिंग की आप इसकी जो ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स है, इसको हम कैसे प्रोसेस करें, इसकी हम शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं, और इसको हम मार्केटिंग जो वैल्यू है कैसे हम इसकी इंक्रीज़ करें, वो पूरा जो गाइडेंस जो हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से इस किसान भाई को दी जाती है। युवा लोग कमल ककड़ी का व्यवसाय करने के लिए कृषि विभाग से प्रशिक्षण लेते हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर की कमल ककड़ी का विशेष महत्व है। आने वाले समय में ये इनके भविष्य को संवार सकती है। कमल ककड़ी किसानों की आमदनी दोगुनी करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ये जो नदरू है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत हाई है। फार्मर्स को जो मानो ईयरली इनकम लाखों में होती है, और जो मोदी जी का प्रोग्राम है डबल इनकम इन फार्मिंग का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वसातत से जो ये फार्मर है, ये इस नदरू के जो ये वेजिटेबल है, इसको उगा के ईयरली लाखों कमा सकता है। हम सब जानते हैं कि कमल ककड़ी स्वाद और सेहत दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन आज कमल ककड़ी से कई चीजें बनाई जा रही हैं, जिनमें नद्रू कदम, नद्रू मीट, नद्रू राजमा, नद्रू मूली इत्यादि शामिल हैं। कमल ककड़ी के पकौड़े बनाकर भी बेचे जाते हैं, जिन्हें लोग बड़े शौक से खाते हैं, और दुकानदार भी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जब हम ये काम करते थे उस वक्त हम बेचते थे ये 4 रुपए किलो, आज है ये 250 रुपए किलो। आज इसकी मांग बहुत है यहाँ पे। ये झील से आता है ये नदरू, इसका काम आज बहुत से चल रहा है। हर कोई इसको पसंद करता है। नदरू के पकोड़े हम खाएंगे। जो भी किसी मेले पे जाएगा वो वहाँ से आएगा, वो भी बोलेगा हम नदरू के पकोड़े खाएंगे। और ये लेता है, आधे लेते हैं ये प्रसाद के लिए वहाँ पे घर पे, तो ब्रुक जिसको बोलते हैं हम कश्मीरी में, वो वहाँ पे बांटते हैं मोहल्लों में। जब किसी मेले पे वो जाता है, ये मेले पे चलता है ज्यादा से। डल लेक में चारों तरफ फैला ये पानी जहाँ उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, वहीं यहाँ के किसानों के लिए कमल ककड़ी पैदा करने के नए अवसर भी देता है। दूर दूर तक फैली हरियाली, शिकारे, हाउस बोट और पानी से कमल ककड़ी निकालते किसान, ये मनोरम दृश्य किसी का भी दिल जीत सकता है।
यकीनन डल लेक की खूबसूरती में कमल ककड़ी की खेती बहुत ही खूबसूरत एहसास था। मल्टी क्रॉप्स करके किसान कैसे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ये बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए कृषि अपडेट। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। मल्टी क्रॉप्स क्या है और कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। नए प्रयास ही जीवन में सफलता के मुकाम तक ले जाते हैं। इसके लिए जीवन में हमेशा नए प्रयोग करते रहने चाहिए। देश के प्रगतिशील किसान इस बात को समझ रहे हैं। अपने विकास को और बेहतर बनाने के लिए खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं बिजनौर के रहने वाले ऋतुराज। ऋतुराज ने ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ अमरूद, सेब, अनार की खेती शुरू कर कामयाबी की नई मिसाल कायम की है। मैं पहले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत था और अपने 9 लाख के पैकेज को छोड़ के मैं अब ऑर्गेनिक खेती में इन्वॉल्व हुआ हूँ। ऑर्गेनिक खेती में हमने ड्रैगन फ्रूट से शुरुआत की है। ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया हुआ है। उसके साथ मल्टी क्रॉपिंग में हमने बीच में काफ़ी तरह के फल लगाए हुए हैं। पूरी दुनिया में आज बड़ी मात्रा में ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। भारत के विभिन्न राज्यों के किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती की लोकप्रियता को देखते हुए इसे अपना रहे हैं। आप ये जो चारों तरफ सीमेंट के पोल पर बेल देख रहे हैं, ये दरअसल ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट में फाइबर, विटामिन, खनिज आदि की मात्रा अधिक पाई जाती है। मतलब ड्रैगन फ्रूट किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। मुझे 1 साल हुआ है इसको ड्रैगन फ्रूट के लगाए हुए, और आप देख सकते हैं कि इस पे अभी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। इस साल इस पर मुझे उम्मीद है कि लगभग पर पेड़ हमने कम से कम 1 से 2 फल अभी फ़िलहाल हमें लेना है, क्योंकि अभी प्लांट छोटा है। प्लांट छोटा होना और इससे डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर हम ज़्यादा फ्लावरिंग लेंगे तो अगले साल से हमें पूरी उम्मीद है कि पर प्लांट हमें 30 से 40 फ्रूट मिलेगा और आने वाले समय में ये प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ेगा। ड्रैगन फ्रूट में आमदनी काफ़ी अच्छी है। इसका रेट 100-150 रुपये से लेके 200 रुपये किलो तक रहता है, जिससे हर किसान अगर चाहे तो इससे अच्छा मुनाफा कमा सकता है। ड्रैगन फ्रूट में एक बार निवेश के बाद पारंपरिक खेती के मुकाबले लगभग 25 वर्षों तक आमदनी हो सकती है। ऋतुराज ने इस बात को समझा और अपनी नौकरी छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती में अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, वो ड्रैगन फ्रूट की खेती के बीच के फासले में मल्टी क्रॉप्स भी लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट के लिए सबसे पहले तो आपको ये एक 20 to 25 इयर्स का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 25 साल तक आप फल ले सकते हैं। एक बार अगर इस प्लांट को आप लगाते हैं तो 25 साल तक आप इससे फल ले सकते हैं। इसलिए इसको हमेशा सीमेंट्स के पोल पर लगाना ही बेटर रहता है। कुछ लोग इसमें ऊपर टायर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट वो कंफर्टेबल नहीं है। कुछ समय के बाद जब ऊपर का जो हिस्सा है वो वजनदार हो जाएगा तो उसमें वो जो एंगल्स वो लगाई गई हैं या जो टायर लगाया गया वो बैंड हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट डैमेज हो सकता है। लाइन से लाइन इसकी दूरी लगभग 10 से 12 फुट के बीच में होनी चाहिए और खंबे से खंबे के बीच में मिनिमम 7 फुट का गैप होना चाहिए, जिससे प्लांट ग्रोथ प्रॉपरली कर पाए। क्योंकि इस एक पोल पे 4 प्लांट्स होते हैं, चारों कोनों पे 4 प्लांट्स लगाए जाते हैं और चारों प्लांट ही ऊपर तक आते हैं, जिसमें चक्कर से निकल के वो बाहर तक आते हैं, जिससे पूरा प्लांट ऊपर गमले की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे काफ़ी गैप रहता है। उसमें आप अपना बीच में कोई भी छोटा ट्रैक्टर या छोटा रोटावेटर को घुमाकर आप उसमें आराम से कोई भी मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं और दूसरी चीज़ों को भी लगा सकते हैं। ऋतुराज बिजनौर के अकेले ऐसे किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। इसके साथ ये गन्ना और लाल केले की भी खेती करते हैं।
कैक्टस प्रजाति का होने के कारण ड्रैगन फ्रूट को पानी की कम ही जरूरत पड़ती है। इसमें कीड़े लगने का जोखिम भी कम होता है। ऋतुराज अपने खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करते हैं, पानी की बचत करते हैं। मैं सारी खेती पानी का सोर्सेस को बचाते हुए कोशिश करता हूं कि जिससे कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी खेती को अच्छे से अच्छा बना सकें। तो इसलिए मैंने अपने यहाँ गन्ने में ड्रिप का सिस्टम का इस्तेमाल किया हुआ है, और जैसे ड्रैगन फ्रूट या कोई और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह हम लगाते हैं तो उसमें हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। ऋतुराज की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि उन्हें सफलता मिल रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी उनके प्रयासों को सराह रहे हैं और वो उनके बारे में बताते हुए कहते हैं, भारत सरकार ने जो बीड़ा उठाया कि सन 2022 तक हम कृषकों की आय दोगुना करेंगे, उसके लिए आप वचनबद्ध से दिखाई देते हैं। आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है, ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ आपने मिक्स क्रॉपिंग के रूप में सेब लगाया है, अमरूद लगाया, पपीता लगाया, लीची, संतरा, सभी प्रकार के जितने भी फल हो सकते हैं वो लगाए हैं। और साथ ही मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ऋतुराज सिंह ग्राम उमरी में कृषि का कार्य कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी इनसे सीख सकते हैं। ये जो है निःशुल्क आपको इसके संबंध में जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर यदि आप इनके खेत पर आते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। बिजनौर में ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए ऋतुराज की सफलता कथा किसी को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती जहां उन्हें नई पहचान दिला रही है, वहीं मल्टी क्रॉप करके वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ऋतुराज ड्रैगन फ्रूट की खेती में नई कामयाबी हासिल करेंगे और दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल पेश करेंगे। मल्टी क्रॉप्स के बाद अब हम आपको बताएंगे मुर्गा कलगी खेती के बारे में, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि अपडेट कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। रंगों का महत्व जितना जीवन में है, उतना ही खाने में भी। कश्मीर में मुर्गा कलगी की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। मुर्गा कलगी की खेती कैसे होती है और कैसे किसान इसका कलर बनाकर बाजार में बेच रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, आइए जानते हैं। दूर दूर तक फैले लाल फूल किसी का भी दिल जीत सकते हैं। ये गुलाब के फूल नहीं बल्कि कॉक्सकॉम यानी मुर्गा कलगी है। इसकी कई वैरायटी हैं, जिनके अलग अलग साइंटिफिक नाम हैं, जैसे सेलोसिया अर्जेंटिया, सेलोसिया क्रिस्टेटा आदि। आम भाषा में इसे मुर्गा कलगी और अंग्रेजी में कॉक्सकॉम कहते हैं। मुर्गों के कलगी के समान होने के कारण इन फूलों का नाम मुर्गा कलगी पड़ा है। एक इसकी वैरायटी वो आती है जिसका नाम है सिलेशिया क्रिस्टेटा, सिलेशिया अर्जेंटीना। ये दो वैरायटी है। ये तो सिलेशिया प्लमोसिस है, वो सिलेशिया अर्जेंटीना है जो हम फ्लावर पॉट में, उसकी जो लंबाई होती है वो 1 फीट जाती है और उसका एक ही फ्लावर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल। और दूसरा जो अभी आप इसका बोलते हैं यूज, ये जाता है 5 स्टार होटल्स में एज फ्लेवर इस्तेमाल होता है और एज कलरिंग एजेंट ये काम करता है। ये नेचुरल कलर है। ये है कश्मीर के जिले बारामूला तहसील खरमा गांव उटीकू में रहने वाले किसान, जिन्होंने अपने खेतों में बड़ी मात्रा में मुर्गा कलगी की खेती की है। मैंने ये कॉक्सकॉम लगाया है और पहले तो मैंने इसको रेजिंग बेड बनाया है, फिर मैंने सीडलिंग लाई है लालपुरा से। 1 रुपये में वो सीडलिंग पड़ा है। मैंने 7000 का ये सीडलिंग लाई थी। तो फिर मैंने तकरीबन 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने से ज़्यादा। तो आज तो ये तैयार है और हार्वेस्टिंग डेज पे मैंने इसको मतलब आज कटिंग की है और इसके बाद इसको सुखाना है और सुखाने के बाद इसको रस निकलता है, फिर ये इस्तेमाल होता है जो खाने में लगता है, मतलब किसी भी डिश पर लगता है ये इसका रस। मुर्गा कलगी की खेती के लिए मई से जुलाई तक का मौसम उपयुक्त माना जाता है।
मुर्गा कलगी के फूल के पौधों को पूर्ण सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें चमकदार धूप में रखा जाना चाहिए। गर्मियों में हर दिन पके हुए पौधे को पानी देना अच्छा रहता है। बीज बोने से पहले 2:1 के अनुपात में मिट्टी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद डालें। मुर्गा कलगी की खेती करते समय और भी कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमने इसको शबीर अहमद खांडे, जो जिसका मैंने नाम लिया अभी, शबीर अहमद खांडे, जो ये फार्मर है, 2 कनाल की ज़मीन पर जो इसमें हमने लगाया था, इसमें हमने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दिया था 8 सेंटीमीटर और रो टू रो हमने दिया था 10 सेंटीमीटर। हमने इसमें रेजिड बेड बनाए हैं ताकि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो जाए, और बीच में हमने इसको रखा था 3 फुट की दूरी, जिसको हम पाथ बोलते हैं, चलने के लिए और वीड आउट करने के लिए जो भी अनवांटेड ग्रास इसमें होता है। और आप जो देख रहे हैं इसमें हमने रेजिड बेड बनाए हैं ताकि इसमें पानी जमा ना हो जाए। मुर्गा कलगी एक फूल होता है जिसे सुखाने के बाद इसका रंग तैयार किया जाता है। कश्मीरी वाजवान में ये बहुत काम आता है। कश्मीरी पकवानों में इसका रंग डाला जाता है। आज किसान इसकी खेती से 3 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। ये नकदी फसल मानी जाती है और मात्र 4 महीने में आप अपनी फसल काट कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जहाँ ये फसल हो रहा है ना, इसको हम कश्मीरी में कहते हैं मवल। इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, पैसे इंसान अच्छी तरह कमाता है। बेरोज़गारी में ये अच्छा मौका है। बहुत चीज़ों में हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे वाजवान में। एक समय खाने में डालने के लिए सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मुर्गा कलगी के रंग खाने का स्वाद बढ़ा रहे हैं। अगर हम सिंथेटिक पाउडर की जानिब जाएंगे, सिंथेटिक पाउडर और इसमें ये अंतर है, उसमें तो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, मालूम नहीं कब का, एक तो वो फैक्ट्री से होकर आता है और फार्मर आम कम्युनिटी को वो साइड इफेक्ट देता है। ये तो नेचुरल है, ऑर्गेनिक बेस पे लगाया है, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट दिया है, कोई केमिकल खाद नहीं दिया, तो इसलिए एज कम्पेयर टू दैट इट इज मोर एडवांटेजियस। मुर्गा कलगी की खेती करने वाले किसान अपने खेतों में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इन खेतों में गोबर और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। शब्बीर अहमद की मेहनत का ही परिणाम है कि कृषि वैज्ञानिक भी उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और समय समय पर उनकी मदद कर रहे हैं। आप जो अभी देख रहे हैं ये कॉक्सकॉम हमने 2 कनाल की जमीन पर लगाया है, तो ये बिलोंग करता है शबीर अहमद खांडे, सन ऑफ अब्दुर्रहमान खांडे, रेजिडेंट ऑफ वुडकू। इसको हमने ट्रायल बेस पर दिया है 2 कनाल का जमीन। अभी इसको आसपास के जो भी जमींदार है दूर दूर से देखने आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत एक तो फायदा है, कमर्शियल फायदा है, मेडिसिनल जबरदस्त वैल्यू है। ये ऑस्टियोपोरोसिस में लगता है, जो हड्डियों की बीमारी होती है, ये आईसाइट इसे अच्छा हो जाता है। अगर आप देखेंगे लिवर की जो प्रॉब्लम होती है वो इससे ठीक होती है। मुर्गा कलगी के फूल को तोड़कर सबसे पहले उसके बीज निकाले जाते हैं। ये बीज भविष्य में बुआई के काम आएंगे। उसके बाद इसके पत्तों को एक एक करके निकाला जाता है और पानी में उबालकर उसका जूस बनाया जाता है। यही जूस बोतलों में भरकर बाजार में बेचा जाता है। मतलब किसान इसकी प्रोसेसिंग करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। हम इस पे हाथ लगाते हैं तो सीड गिरने लग जाता है। जब सीड गिरने लग जाता है, इसका दिस मीन्स कि सीड तैयार हो गया है, हमारा कॉक्सकॉम तैयार हो गया है हार्वेस्टिंग करने के लिए। उसके बाद हम कटाई कैसे करते हैं, एक कैंची लाते हैं, 1 फुट की दूरी से हम उसको काट देते हैं। उसके बाद उसको बंडल में हम पैक करते हैं, शेड में हम उसको टांग देते हैं। उसके बाद हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसका हम रस निकालते हैं, जूस निकालते हैं, उनको पैकिंग करते हैं और फॉरेन मार्केटिंग के लिए भेज देते हैं। मुर्गा कलगी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। शब्बीर अहमद को देखकर दूसरे किसान भी इसकी खेती के लिए प्रेरित हो रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर ने कुछ पोटेंशियल क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करके, जिससे कि एक फार्मर की आमदनी डबल या ट्रिपल होने की गुंजाइश हो, वो आइडेंटिफाई किए हैं। इस सिमत में हमने एक कोशिश की है, हमने एक जो पढ़े लिखे फार्मर्स है, यंग यूथ, इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की है हमने। हमारा रोल ये बनता है कि इनको एक टेक्निकल नो हाउ दिया जाए, जिसमें हम भरपूर पूरे लाइफ साइकिल में इनके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त 2 कनाल में शबीर साहब ने लगाया है। राइट फ्रॉम सीडलिंग जो हम देते हैं इनको, वहाँ से लेकर हार्वेस्टिंग का टाइम आया, हम इनके साथ साथ हैं, पूरे शाना बशाना इनके साथ
साथ हैं। और इतने ही नहीं, हार्वेस्टिंग के बाद भी इनको मार्केट लिंकेज करवाना वो हमारी जिम्मेवारी बनती है, और हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है नेशनल मार्केट में। और इस क्रॉप को लेकर ऐसा है कि इतनी प्रोडक्शन हमारे पास अभी भी नहीं है जो हम अपना लोकल मार्केट यहाँ पर फुलफिल कर सकें। इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एरिया अंडर दिस क्रॉप बढ़ाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के बारामूला में मुर्गा कलगी की खेती किसानों तक नई राह पहुंचा रही है, उनके भविष्य को संवार रही है, उनके खाने के स्वाद को बढ़ा रही है, और हमें ये विश्वास दिला रही है कि भविष्य में मुर्गा कलगी हमारे खाने को रंगीन और लजीज बनाता रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे किसान अलग अलग फसलें उगाते हैं और हम उनका स्वाद लेते हैं। किसानों के इस अथक मेहनत और प्रयास यकीनन काबिले तारीफ है। किसानों के इन प्रयासों और सफलताओं को आप तक पहुंचाता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि अपडेट। आज का ये एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान